पिछली टर्म में हमने पढ़ा था अद्वैत स्वीकृति के कौन कौन से नियम होते हैं। उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी की क्या है, मैंने आपको पहले बताया स्वीकृति देना ही प्राप्त नहीं। स्वीकृति वैध कब होगी, जब उस स्वीकृति में निम्न निम्न विशेषता है। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। स्वीकृति स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकती है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 ये कहता है प्रस्ताव मौखिक भी मान्य है, प्रस्ताव लिखित भी मान्य है। उसी भांति की क्या स्वीकृति की क्या है, स्पष्ट भी हो सकती है और गर्भित भी हो सकती है। ए ने बी को की क्या है 10 किलो का क्या तानसेन का चावल का पैकेट 680 रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखा, बी ने इसकी स्वीकृति दे दी, स्पष्ट स्वीकृति है। कई बार स्वीकृति गर्भित भी हो सकती है, इम्प्लाइड मीन्स आपके आचरण से, आपके व्यवहार से जहां ये परिलक्षित होता है कि आप स्वीकृति दे रहे हैं तो वो स्वीकृति भी वैध है। जैसे हम देखिए रेलवे स्टेशन जा रहे हैं अपने दोस्त को छोड़ के, हमने देखिए क्या है गाड़ी पार्क करी, तो आपने देखा होगा लेकिन उस समय में देखिए सब लोग जल्दी में होते हैं। तो जैसे ही आपने उसके देखिए क्या पार्किंग स्पेस में जो उसका पार्किंग एरिया है ठेकेदार का, जैसे ही आपने गाड़ी पार्क करी, नहीं तो वो बोला न आप बोला, उसने आपको टोकन दे दिया। यहाँ पर कोई किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन आपके आचरण से, आपके व्यवहार से ये परिलक्षित हो गया कि आप गाड़ी रखना चाहते हैं, उसके द्वारा दिया गया टोकन से ये स्पष्ट हो गया कि उसने स्वीकृति दे दी। तो इसलिए देखिए क्या है स्वीकृति स्पष्ट भी हो सकती है और स्वीकृति गर्भित हो सकती है, दोनों ही स्वीकृति मान्य है। स्वीकृति का संवहन भी होना आवश्यक है। मीन्स जैसे में क्या प्रस्ताव को क्या जानकारी जब तक दूसरे पक्षकार को नहीं हो तब तक स्वीकृति वैध नहीं हो सकती। ऐसे प्रस्ताव वैध नहीं हो सकता, ऐसे में क्या स्वीकृति में जब तक ए ने बी के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं अपना क्या है ये जो क्या है ए ने बी के सामने प्रस्ताव रखा, मैं अपना हाउस 5 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव रखता हूं। बी खरीदना तो चाहता है लेकिन उसने स्वीकृति नहीं दी, या उसने स्वीकृति देखी अपनी मेज में रख ली, अपने पास रख ली, डाक में नहीं डाली, तो ऐसी स्थिति में स्वीकृति का संवहन नहीं हुआ और ये स्वीकृति ऐसे दी गई स्वीकृति की क्या नहीं मानी जाती, वैध नहीं मानी जाती। क्योंकि जैसे प्रस्ताव का संवहन होना आवश्यक है, अपन ने केस में पढ़ा लालमन शुक्ल बनाम गोरीदत्त में, ऐसे क्या है जिस व्यक्ति ने आपने जिसके सामने प्रस्ताव रखा है, तो जब तक वो स्वीकृति में आप को नहीं डाल देता डाक में या किसी माध्यम से प्रस्ताव को किसी स्वीकृति नहीं देता, तो ऐसी दी गई स्वीकृति क्या है, वैध नहीं है। फिर नेक्स्ट एक बार अस्वीकृत प्रस्ताव पुनः प्रस्ताव देखिए, ए ने बी के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं अपना घोड़ा 30,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव करता हूं। बी ने कहा कि ये प्राइस ज्यादा है, मैं इसको 28,000 रुपये में ही खरीदने के लिए तैयार हूं। इट मीन्स पहला प्रस्ताव रद्द हो गया और दूसरे इट मीन्स काउंटर प्रपोजल का जन्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता अगर एक बार आपने किसी प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया और उसी प्रस्ताव को जैसे ए ने बी के सामने आज तारीख कितनी है, आज तारीख है 25 दिसंबर, और ए ने बी के सामने 25 दिसंबर को प्रस्ताव रखा, 25 दिसंबर को उसने कहा मैं 28,000 रुपये में खरीदूंगा। फिर 26 दिसंबर को कहता है मैं 30,000 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूं, तो उसके द्वारा दी गई स्वीकृति क्या वैध है? ऐसी स्वीकृति भी वैध नहीं हो सकती, क्योंकि काउंटर प्रपोजल इज नॉट ए प्रपोजल। एक बार यदि प्रस्ताव रद्द हो गया है तो इट मीन्स कि जब तक वो पुनः प्रस्तुत न किया जाए तब तक वो स्वीकृत नहीं हो सकता। इसलिए एक बार अस्वीकृत प्रस्ताव को जब तक पुनः प्रस्तुत न किया जाए तब तक वो स्वीकृति क्या वैध नहीं है। मीन्स कि आप रद्द प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दे सकते। मौन रहना स्वीकृति नहीं। मैंने आपको बताया कि ये जो क्या है साइलेंस, एक पक्षकार बी के सामने प्रस्ताव रखता है लेकिन मैं अपने आप में क्या है साइकिल 1,000 रुपये में बेचने का प्रस्ताव करता हूं और यदि आपने 15 दिन में स्वीकृति नहीं दी तो मैं आपकी मौन स्वीकृति मानूंगा।
तो क्या ये स्वीकृति वैध है? ऐसी स्वीकृति भी वैध नहीं। मैंने आपको पहले बता चुका, स्वीकृति स्पष्ट भी हो सकती है, स्वीकृति गर्भित भी हो सकती है, लेकिन मौन रहना स्वीकृति नहीं। मीन्स जहां पर व्यक्ति के आचरण से, जहां तक व्यक्ति के व्यवहार से ये परिलक्षित नहीं होता, अब एक पक्षकार ने स्वीकृति दी, वहां पर स्वीकृति वैध नहीं है। इसलिए मौन रहना भी कोई स्वीकृति नहीं, जब तक व्यक्ति के आचरण से, व्यक्ति के व्यवहार से ये परिलक्षित नहीं होता। अब एक प्रस्ताव स्वीकर्ता ने स्वीकृति दे दी। प्रति प्रस्ताव स्वीकृति, काउंटर प्रपोजल। मैंने आपको बताया ए ने बी के सामने प्रस्ताव रखा, बी मान लीजिए उस प्रस्ताव में संशोधन कर देता है, तो ऐसी स्थिति में यह स्वीकृति वैध नहीं है। इट मीन्स प्रति प्रस्ताव को एक व्यक्ति ने जो ए ने बी के सामने प्रस्ताव रखा और बी उसमें स्वीकृति में उसको संशोधन कर देता है, तो ऐसा संशोधन इट मीन्स एक नए प्रस्ताव का जन्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो संशोधन के साथ प्रस्ताव रखा है, अब वो एक ही इच्छा है, वो चाहे तो उसकी स्वीकृति दे और चाहे तो उसकी स्वीकृति नहीं दे। कारण क्या है? प्रति प्रस्ताव को मतलब कि आप स्वीकृति नहीं मान सकते, स्वीकृत अधिकृत पक्षकार द्वारा दी जानी चाहिए। देखिए ए ने बी को मतलब मान लीजिए कोई मान का क्रादेश दिया, अब मुझे मतलब क्या है, ये मतलब इस तरह के मतलब क्या है, जूतों की 100 जोड़ी खरीदनी है, तो स्वीकृति या तो मतलब क्या है स्वयं पक्षकार दे या उसका अधिकृत पक्षकार, उसका एजेंट भी स्वीकृति दे सकता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा भारतीय साझेदारी अधिनियम ये कहता है प्रत्येक साझेदार दूसरे साझेदार का एजेंट होता है तथा दूसरे साझेदार द्वारा किए गए कार्य में प्रत्येक साझेदार को अधिकृत रूप से मान होंगे। इसलिए मैं स्वीकृति या तो मैं स्वयं पक्षकार दे सकता है जिसके सामने प्रस्ताव रखा। मैंने आपको पहले बताया प्रस्ताव भी दो तरह का हो सकता है, सामान्य प्रस्ताव और विशिष्ट प्रस्ताव। सामान्य प्रस्ताव की स्वीकृति तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, लेकिन विशिष्ट प्रस्ताव की स्वीकृति केवल वही व्यक्ति देगा जिसके सामने प्रस्ताव रखा है। तो इसलिए स्वीकृति अधिकतर पक्षकार द्वारा दी जानी चाहिए। इस संबंध में महत्वपूर्ण केस है क्या पावेल बनावटी। मीन्स क्या एक स्कूल था, उसमें क्या प्राइवेट स्कूल, उसमें हेडमास्टर के लिए वैकेंसी निकली और पावेल उसमें क्या है एक अधिकृत पक्षकार था। मीन्स जो क्या है जिसने हेडमास्टर का इंटरव्यू दिया। चयन समिति ने पावेल का सिलेक्शन कर लिया, लेकिन उसे सूचना नहीं दी। लेकिन उस चयन समिति के एक सदस्य ने पावेल को अनऑफिशियली सूचना दे दी कि वे आपका सिलेक्शन कर लिया गया है तथा आप इस पद के लिए योग्य माने गए हैं। लेकिन चयन समिति ने कुछ दिन बाद पावेल का जो सिलेक्शन रद्द कर दिया। चयन समिति ने सूचना नहीं दी, लेकिन चयन समिति में जो एक सदस्य था उसने ये सूचना दी पावेल को, भाई आपका सिलेक्शन कर लिया गया है। इस आधार पर पावेल ने चयन समिति के अगेंस्ट में केस किया, तो न्यायालय ने निर्णय दिया अगले चयन समिति का सदस्य सूचना देने के लिए अधिकृत नहीं है। अधिकृत कौन है? चयन समिति है। चयन समिति जब तक सूचना नहीं दे दे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा। इसलिए आपके द्वारा दिया गया कार्य बिल्कुल मान्य नहीं है, तो इसलिए उसको पावेल को नियुक्ति नहीं मिली। स्थानीय प्रस्ताव स्वीकृत हो सकता। मैंने आपको बताया अभी कोई एनएबी के सामने प्रस्ताव रखा 100 बोरी गेहूं बेचने का 3150 में। बी मान लीजिए कहता है मैं तो 3000 रुपये में खरीदना चाहता हूं, तो इट मीन्स पहला प्रस्ताव रद्द हो गया और दूसरे प्रस्ताव का जन्म हो गया। इसलिए स्थानांतरण प्रस्ताव को बोले क्या है आप स्वीकृति के लिए उपयुक्त नहीं मानते। मैंने आपको बताया जो सब्स्टिट्यूट प्रपोजल है उसकी क्या है आप स्वीकृति नहीं दे सकते, ऐसा नहीं तो ऐसा। तो इट मीन्स जो प्रपोजल देगा वो स्वयं पक्षकार देगा। भाई जैसे पहले उसने 3150 में बेचने का प्रस्ताव रखा, आपने 3000 रुपये में कहा, अगर दूसरा पक्षकार ये कहता है कि 3000 रुपये में बेचने के लिए तैयार हूं, तब ऐसी स्वीकृति वैध होगी। तो ऐसी स्थिति में बच्चों हमने पढ़ा अब स्वीकृति तो होनी चाहिए। मैंने आपको बताया स्वीकृति का अर्थ है जब एक ही विषय पर एक ही भाव से दोनों पक्षकार सहमत हो, तो ऐसी सहमति वैध है। लेकिन उस वैध स्वीकृति के लिए भी इन विशेषताओं का जब तक नहीं होगा या इनमें से किसी विशेषता का अभाव होगा,
तो स्वीकृति वैध नहीं होगी। इसलिए वैध स्वीकृति को वैध बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम इन सभी बातों को मद्देनजर रखकर स्वीकृति देंगे तो स्वीकृति वैध होगी। थैंक यू।